हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 21 अक्टूबर और एक्सप्लेन पेज से देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये है इंडिया यूएस डिफेंस डील्स। बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 3 एग्रीमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है कि हींग जो इंडियन नेटिव एक प्लांट नहीं है उसके बावजूद इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हींग को उगाने का। आपको पता होगा हींग हमारे इंडियन किचन्स में बहुत कॉमन है। दूसरा, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा प्रोसेस है, कहाँ का ये नेटिव प्लांट है और किस तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और आज किस लेवल तक एडवांसमेंट गेन किया जा चुका है इसकी प्लांटिंग को लेकर के। यह आर्टिकल है थाईलैंड में अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और डिमांड आ रही है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी इंस्टॉल की जाए। ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ लो। इसमें थाईलैंड की जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से सिनावात्रा गवर्नमेंट जो चल रही थी 2014 में, सिनावात्रा की सिस्टर थी, सिनावात्रा की गवर्नमेंट चल रही थी 2006 तक, ठीक है, और उसके बाद में उनको कूप करके हटा दिया जाता है। फिर 2014 में सिनावात्रा की सिस्टर, ठीक है, सिनावात्रा नाम का एक बंदा है, उसकी सिस्टर को फिर बाद में उसको भी कूप करके मिलिट्री कूप होता है और उसके बाद में हटा दिया जाता है। तो ऐसे करके अभी आप कह सकते हो कि थाईलैंड में मिलिट्री रूल चल रहा है और मिलिट्री रूल को क्रेडिबिलिटी दे रखी है वहाँ के किंग ने। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर अभी मोनार्की बेस्ड डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, मोनार्काइकल डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिपब्लिकन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पूरा सीन अभी क्या निकल के आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रीट्स पे उतर गए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी आनी चाहिए हमारे यहाँ पर, ना तो हमें मिलिट्री रूल की ज़रूरत है ना मोनार्की की ज़रूरत है। वैसे पहले प्योरली मोनार्की सिस्टम हुआ करता था 1932 से पहले, फिर उसके बाद में 1932 में एक रिवोल्ट हुआ, एक इसी तरीके के एजिटेशंस हुए और उनमें मोनार्की, प्योर मोनार्की को डेमोक्रेटिक मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि ब्रिटेन में आप देखते हो, यूके में आप देखते हो, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। फिर उसके बाद 1947 में एक प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट के बाद में कुछ और चेंजेस आते हैं। तो आप देखोगे कि प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे कूप हुए हैं, मिलिट्री कूप हुए हैं। तो एक तरफ तो मिलिट्री रूल, फिर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद में आप देखते हो कि किंग रूल चलता रहता है पैरेलली। तो इस तरीके से पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखोगे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, 90% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी डेमोक्रेसी की ज़्यादा डिमांड आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं पहले डिवाइडेड हुआ करते थे, एक तो होते थे कि प्रो गवर्नमेंट, एक होते थे प्रो रॉयल फैमिली। अब इनमें से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। पहले लाल कलर का शर्ट और येलो कलर का शर्ट पहन के वो अपनी अपनी बताते थे कि हाँ भाई यहाँ की मोनार्क अच्छा, मोनार्क बढ़िया है, कोई बोले प्रधानमंत्री अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। अब वो सीधा चाह रहे हैं कि हमें मोनार्की चाहिए ही नहीं है, हमें इलेक्टेड डेमोक्रेसी में बिल्कुल रिपब्लिकन सिस्टम चाहिए, पूरी 100% प्योर डेमोक्रेसी की नीड यहाँ पर ये मांग रहे हैं अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स डिटेल में दोनों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया यूएस डिफेंस डील की। देखो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की अगर कहीं बात आए तो उसका मतलब हो गया कि एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। दूसरा आप देखोगे सामने वाली पार्टी जैसे यूएसए अभी, तो उनकी तरफ से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पेयो और डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिनका नाम है मार्क टी एस्पर, इनकी मीटिंग अब दिल्ली में होने वाली है 26 से 27 अक्टूबर को। तो आप देखोगे अभी ये मीटिंग हो रही है 2+2 मीटिंग। 2+2 में कौन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उनकी काउंटर पार्ट सामने वाली जो भी कंट्री है, चाहे वो जापान हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर अभी बात कर लें अपन अभी करंट होने वाली है यूएसए की। तो आप देखोगे अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी आया था बांग्लादेश से रिलेटेड, जो बात की थी कि बांग्लादेश सी राजा मोहन का एडिटोरियल डिस्कशन में, जिसमें मैंने बताया था कि बांग्लादेश जो है एक इमर्जिंग पावर बनता जा रहा है, एक अटेंशन का सेंटर बनता जा रहा है साउथ एशिया में। क्योंकि अभी जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन ई बेगन ये इंडिया की यात्रा पे आए थे, इंडिया को विजिट किया था। तो इंडिया से सीधा विजिट वो कहाँ करने चले गए, ढाका में। तो उन्हीं बेगन साहब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन का काम किया कि ग्राउंड वर्क करके गए थे किस तरीके से हाई लेवल विजिट आने वाले टाइम पे होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं इंडिया के और यूएसए के बीच में 3 मेन फंडामेंटल पैक्ट्स होने थे जिनको ट्रॉयका भी बोला जाता है। उन ट्रॉयका में से लेमोआ साइन हो चुका है, कोमकासा साइन हो चुका है, केवल बेका बाकी है। बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बाकी है। बाकी ये लेमोआ और कोमकासा हो चुके हैं। इन तीनों को मिला के ट्रॉयका बोला जाता है, ट्रॉयका ऑफ फंडामेंटल पैक्ट्स।
ये डिफेंस एक्सचेंज के लिए होता है, मिलिट्री के कॉपरेशन को डीपर करने के लिए ये एग्रीमेंट यूएसए की तरफ से प्रपोज किए जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं ये बेका क्या है, कोमकासा क्या है और लेमोआ क्या है। सबसे पहले बेका, देखो नाम से पता पड़ रहा है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा जो मैप से रिलेटेड हो सकती है, सैटेलाइट इमेजेस से रिलेटेड हो सकती है, जिससे कि डिफेंस कि जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। ऐसे ही ऑफिशियल्स के हिसाब से देखें तो जैसे कि नेवी के शिप्स हैं वो किधर सेल कर रहे हैं, जैसे इंडियन शिप्स हैं वो अमेरिकन वाटर्स में अगर सेल कर रहे हैं और अमेरिकन शिप जो हैं इंडियन ओशियन वाले वाटर में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। एयरक्राफ्ट फ्लाई करे या फाइट हो रही हो कहीं वॉर में, जैसे चाइना के साथ में कहीं अग्रेशन हो रहा है, कहीं नेचुरल डिजास्टर हो रही है, तो कहने का मतलब जिस तरीके से आप नॉर्मली जीपीएस बेस्ड आप नेविगेशन करवाते हो उबर की कैब को, एग्जैक्टली वैसे ही एक लोकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स को एक्सचेंज करना दोनों पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया अगर ये साइन कर लेता है तो इंडिया के पास में यूएसए की जो एडवांस जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस है ना, उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यूएसए के पास में जो एक्यूरेट ऑटोमेटेड सिस्टम है उनके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, और इंडिया की जो मिसाइल्स हैं उनको एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट किया जा सकता है जो एडवर्सरी है, जैसे कि चाइना से अगर बैटल हो फॉर एग्जांपल, उस केस में। इसी तरीके से आर्म ड्रोन्स हैं उनकी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप बेसिक एक्सचेंज करोगे इन्फॉर्मेशन का, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को कहीं ना कहीं बताएगी, तो आपकी जो ऑपरेशंस हैं उनको आप एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाओगे। एक तो ये प्रोविज़न है। इसके अलावा एयरफोर्स टू एयरफोर्स भी कॉपरेशन इसके बेसिस पे और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, जैसे अभी चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो कितनी हाइट पे है, वहाँ पर मिलिट्री भी बाद में आगे बढ़ती है, पहले एयरफोर्स आगे बढ़ती है। ठीक है, वहाँ पर नेवी का कोई रोल रहता नहीं है, तो एयरफोर्स टू एयरफोर्स भी कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा बिल्डिंग हो रही है इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में, और ज़्यादा तो तब हो रही है जब चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड, अलग अलग रीजन्स में, क्योंकि चाइना यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है ऑलरेडी, और इंडिया के साथ में एग्रेशन चाइना दिखा रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई ये चाइनीज़ सेंचुरी है। ठीक है, तो वो फिर इंडिया के लिए क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। तो ये तो हो गया बेका। फिर बात करते हैं लेमोआ की। लेमोआ की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है कि आप अपने, जैसे मान लो यहाँ अपने इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं, या फिर कोई मिलिट्री एयरपोर्ट है, या फिर सी पे नेवल पोर्ट है, वहाँ पर अमेरिकन जो ये जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो इतने भी शिप्स हैं, या फिर अमेरिकन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है वो आ जाएं, उनको फ्यूलिंग की फैसिलिटी मिल जाए। ऐसे ही इंडियन एयरक्राफ्ट्स को, इनको अगर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर अमेरिकन जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर लैंड कर ले, मिलिट्री एयरपोर्ट्स पे, और वहाँ जा कर के अपनी रिफ्यूलिंग कर ले, रिपेयरिंग करवा सके। तो कहने का मतलब आप अपनी गैराज को यूज़ करवाओगे दूसरे के लिए, वो जो कि आपका खुद का दोस्त है। तो इसमें फ़ायदे क्या क्या होंगे वो आगे मैं आपको बता दूंगा बातों ही बातों में। तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया था इंडिया और यूएसए के बीच में अगस्त 2016 में। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप मिलिट्रीली जो भी इक्विपमेंट्स हैं आप उनको रिप्लेनिश करते हो, मतलब रिपेयर करने की हेल्प कर देते हो दूसरे के लिए। तो अगर यूएसए के कोई एयरक्राफ्ट इधर अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया में आकर के वो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से वो फाइट करेंगे, नहीं, फाइट करने वाली बात नहीं है। रिफ्यूलिंग करना, मेंटेनेंस करना, कोई डैमेज हो तो उसकी रिपेयरिंग करना, रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी इन सप्लाईज़ की, कि अमेरिका के पास में जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो भी एडवांस टूल्स हैं, उनकी हमें नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेवी टू नेवी कोऑपरेशन की बात होगी, एयरफोर्स टू एयरफोर्स की कोऑपरेशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंडिया पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी आज आप देखो तो चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड की तो वैसे ही बहुत मतलब एक तरीके से हाईलाइट हो रहा है पूरा इशू, पूरा एक ग्रुप। तो उस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात ये होगी, आप देखो कि कोई आपका दोस्त जो है आपकी गैराज में आए, तो आपके गैराज में आएगा तो आप डेफिनेटली उसकी कार की टेक्नोलॉजी को और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको आप एक्सप्लोर भी करोगे, जानोगे भी
क्यूरियोसिटी भी रहेगी। अगर यूएसए का कोई नेवल शिप आके और हमारे यहाँ पर रिफ्यूलिंग करवाता है या फिर स्टे करता है कुछ दिन के लिए, तो हमारे यहाँ के जो जवान है वो जाकर के देख पाएंगे, टेक्निकल स्टाफ है वो देख पाएंगे कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड यूएसए के शिप्स बनते हैं, तो उससे फ़ायदा ही होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट कितना इंक्रीज हो चुका है। तो लेमोआ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, क्योंकि आप दूसरे के घर में जाकर के, आपके अपने दोस्त के घर में, देखो आपके दुश्मन के घर में आप नहीं जाओगे जल्दी से, दोस्त अगर होगा पड़ोस में तो दोस्त के घर पे जाओगे, क्योंकि आपको डर नहीं है अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरा कोई मर्डर ना कर दे, समझ गए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट एनहेंस हुआ है और लेमोआ के बेसिस पे और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत फंडामेंटल पैक्ट है मिलिट्री बेसिस पे अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखा जाए। इसके अलावा आप देखो तो ऐसा नहीं है कि लेमोआ एग्रीमेंट तो 2016 में हुआ, उसके पहले यूएसए की एयरक्राफ्ट या नेवल शिप्स यहाँ पे इंडिया में रिफ्यूलिंग नहीं करवाते थे, बिल्कुल करवाते थे। जैसे कि गल्फ वॉर हुआ 1991 में, उस टाइम पे बॉम्बे में अमेरिकन एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए आते थे। इसी तरीके से 9/11 के बाद में अमेरिका ने जो ऑपरेशन ऑल आउट का एक तरीके से शुरुआत की थी, जिसमें टेररिज्म को पूरा ख़त्म करना था, उसमें भी नेवल शिप्स जो थे वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में चलते थे और यहाँ पर उन्होंने मेंटेनेंस गेन की थी। ठीक है, तो लेमोआ से पहले होता था ऐसा, ठीक है, बट अब एग्रीमेंट हो गया तो ये लीगल बेसिस पे हो गया और फ्रीक्वेंटली अब ज़्यादा स्कोप बन चुका है। फिर बात करें कोमकासा की, तो कोमकासा की फुल फॉर्म देखते हैं, आप समझ जाओगे क्या है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये सितंबर 2018 में साइन हुआ। ठीक है, ये 2+2 डायलॉग हुआ था, जिस टाइम हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तो हुआ करते थे सुषमा स्वराज जी, और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, जो अभी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस की विजिट की थी और सामने से जो अभी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइकल आर पोम्पियो, वही थे सेम। ठीक है, बट डिफेंस सेक्रेटरी कौन थे वहाँ के? जेम्स मैटिस, इनके साथ में इनकी मीटिंग हुई थी। वही बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर 2+2 मीटिंग में और उनके काउंटर पार्ट्स। और तो इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, कम्युनिकेशन, वो भी एनक्रिप्टेड वे में। एनक्रिप्टेड वे में जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, टेलीग्राम यूज़ करते हो, कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड को शेयर की तो न तो व्हाट्सएप को पता है न टेलीग्राम को पता है कि उस मैसेज में है क्या। ठीक है, एनक्रिप्टेड मतलब कोड किया हुआ है और वो कोड को डिकोड वही कर सकता है जिसको आपने सेंड किया है। ठीक है, तो एक तरीके से हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का एक दूसरे के बीच में यूज़ होना। ठीक है, एक तरफ इंडियन मिलिट्री हो गई और दूसरी तरफ यूएसए की मिलिट्री हो गई इनके बीच में। तो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन और हैसल फ्री कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए कोमकासा बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, जो कि साइन हुआ 2018 में सितंबर में। ठीक है, इससे इंटरऑपरेबिलिटी आती है कि आप जैसे इंडिया की आसपास वाले रीजन में कहीं कोई थ्रेट है यूएसए के लिए, तो इंडिया जल्दी से इन्फॉर्म कर देगा, भाई आपके खिलाफ ये यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, आप देखो इस चीज़ को। ऐसे ही यूएसए के पास में कोई इंटेलिजेंस मिल गई, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई कि इंडिया के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो सैटेलाइट बेसिस उन्होंने कुछ ट्रैक किया तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा हैजल फ्री और एक तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे जियोपॉलिटिकली। फिर बात आती है कि ये सारे एग्रीमेंट्स को अगर एक साथ रखें, ठीक है, तो इससे आप मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो दोनों कंट्रीज कॉन्फिडेंट है। बेका जो है केवल इकलौता एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बच रहा है, बाकी आप देखो तो सारे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट जो थे वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। और रही सही में चाइना जो अपना एग्रेशन दिखा रहा है, उसको कंटेन करने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ का साथ में आना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि ये जो ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ में हमारा लद्दाख ईस्टर्न रीजन में, तो उसमें इन एग्रीमेंट्स का क्या रिलेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि आज इंडिया अगर कुछ भी कर रहा है चाइना वाले रीजन में कहीं पे भी, वहाँ पे कम्बिटेंट एटीट्यूड लेकर के आ रहा है, या मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहा है, या फिर कुछ लॉजिस्टिक सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर यूएसए के जो अलग अलग एयरक्राफ्ट्स हैं, अलग अलग जो एयरक्राफ्ट के अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है। साथ में यूएसए के पास में इंटेंसिफाइड राडार सिस्टम भी है, इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, जो कि मिलिट्री कॉपरेशन के बेसिस पे इंडिया को अगर ये एग्रीमेंट सारे फाइनल होते हैं तो हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चाइना वाले केस में तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो जाता है। रही सही में आप देखोगे कि हमारे जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, चाहे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, चाहे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, या इसके अलावा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं, वो भी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यूस एंगेज्ड हैं।
और इंडिया का अगर रिलेशनशिप देखें मिलिट्री कोऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब से 1962 का वॉर हुआ था, एक सेकेंड, 1962 का जो वॉर हुआ था, उस वॉर के बाद में इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखो, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसकी लैंड टोटल है 3488 किलोमीटर, तो वहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रह रही है कि दिल्ली इज़ वॉचिंग चाइनीज़ मूवमेंट। अब वो मूवमेंट कैसे वॉच कर रहे हैं, खुद के इक्विपमेंट भी हो गए। तो एलएसी के अलग अलग सेक्टर, 3 सेक्टर हैं। वेस्टर्न सेक्टर जहाँ पे स्टैंड ऑफ है, मिडिल सेक्टर जहाँ पे कम डिस्प्यूट दिखाई देते हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड वाला, और एक ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, सिक्किम वाला रीजन हो गया। तो आप देखोगे तो वेस्टर्न सेक्टर में या फिर मिडिल सेक्टर में या ईस्टर्न सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में दिल्ली ऑब्जर्व कर रहा है। तो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही सही में आज देखो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ उनसे हमने ख़रीदे हैं, या फिर जो हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, जैसे कि एलएसी पे C-17 ग्लोबमास्टर 3 ये यूज़ हो रहा है। बोइंग चिनूक CH-47 यूज़ हो रहा है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है ये। बोइंग के अपाचे यूज़ कर रहे हैं जो कि टैंक किलर हैं। इसी तरीके से P-8I पॉजिडन ये भी यूज़ हो रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन C-130J ये एयरलिफ्टिंग ट्रूप्स ये भी काम में आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये डिफेंस पैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉपरेशन चाइना को कंटेन करने में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेड के लिए ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के इंट्रोडक्शन की बात ऑलरेडी सुबह कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाकई में यहाँ से हम क्या कैच करते हैं। देखो यूएसए और रशिया की राइवलरी, तो देखो यूएस कोल्ड वॉर इरा के टाइम से आप ले सकते हो, जब रशिया की जगह उस टाइम इसका जो बड़ा रूप था यूएसएसआर, फिर उसके बाद में डिसइंटीग्रेशन हो गया, 15 कंट्रीज़ बन गए, जिनमें रशिया ने फिर यूएसएसआर की लेगेसी एक्सेप्ट की। तो वहाँ से देखोगे तो यूएसए और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है। बट यूएसए जो है वो लगातार एक ही चीज़ बोलता है कि भाई आप हमारे यहाँ से इक्विपमेंट परचेज कर लो, पर हमारी टेक्नोलॉजी को मॉस्को तक मत पहुँचा देना। ये यूएसए को थोड़ा कंसर्न है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो रशिया से ले रहा है, बजाय कि यूएसए ने कुछ भी सिग्नल दिए हों। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूएसए हमेशा अपना फ़ायदा पहले देखता है, बाद में और चीज़ें देखना शुरू करता है, पहले खुद का बेनिफिट देखता है, राइट। तो उस केस में इंडिया ने पहले ही रशिया के साथ में एग्रीमेंट साइन करके रखा है, और वो S-400 लेगा। क्योंकि अभी भी इंडिया और यूएसए के बीच में ये 3 एग्रीमेंट के बेसिस पे देख सकते हैं कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो कॉन्फिडेंस हो रहा है एक केस के बेसिस पे। और पॉलिटिक्स में भाई आज जो दोस्त है ना वो कल दुश्मन बन सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, जैसे चाइना यूएसए कभी बहुत साथ में बैठते थे, यूएसए की कॉपरेशन से तो चाइना इतना ग्रो कर पाया है, और आज चाइना ही यूएसए के लिए मतलब गले की हड्डी बन गया है। आप समझ सकते हो इस केस को। तो इस तरीके से इंडिया ने S-400 वहाँ से इंपोर्ट कर लिया। रही सही में यूएसए का पाकिस्तान के साथ में कॉपरेशन को डीपन करना, रीज़न बीइंग क्योंकि अब आप देख रहे हो अफगानिस्तान से यूएसए जो है जल्दी से जल्दी एग्जिट करना चाह रहा है, तो वहाँ पर अब पाकिस्तान बहुत रेलेवेंट हो जाता है, और तालिबान से जब बात करनी हो स्पेसिफिकली उस केस में तो ज़्यादा। ठीक है, रही सही में चाइनीज़ बैलिग्रेंस को देखोगे तो ये सबसे बड़ी प्रेजेंट डेंजर है। इस केस में यूएसए मतलब वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, और आ भी रहे हैं। ठीक है, लेमोआ जो हुआ वो बराक ओबामा के रिजीम के टाइम पे हुआ, कोमकासा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हुआ 2018 में। अब बेका है वो देखते हैं कि अब यूएसए में 3 नवंबर को इलेक्शन होंगे, उसके पहले साइन होता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो पिछले 20 सालों में चाहे कोई सा भी रूल आया हो, चाहे इंडिया में यूपीए हो या फिर एनडीए हो, या फिर यूएसए में डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, कोई हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हींग। ठीक है, पिछले हफ्ते की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की, बहुत एक तरीके से सारा अपनी वर्किंग करने के बाद में फिर हींग के प्लांट को इम्प्लांट किया गया है हिमाचल प्रदेश के कवारिंग विलेज में, जो कि लाहौल स्पीति वाले रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, लाहौल वैली के रीजन में लोकेटेड है। तो साइंटिस्ट जो हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर IHBT, अगर लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज होता है, ये इंस्टीट्यूशन की बात होगी, वहाँ पर हींग के प्लांट को कल्टीवेट किया है। हींग वैसे देखा जाए तो हमारे इंडियन किचन्स में कॉमन है, बट इंडिया में ग्रो नहीं होता है, ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि हींग आया कहाँ से। देखो, फेरुला आसाफोइटिडा, ठीक है, फेरुला एसाफोइटिडा,
ये इसका नाम है साइंटिफिक। ये हर्बेशियस प्लांट है, ये ईरान और अफ़गानिस्तान का एंडेमिक है। ये पैराग्राफ है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, या दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि एक ऐसा प्लांट हर्बेशियस प्लांट है, ईरान और अफ़गानिस्तान का नेटिव प्लांट है, ठीक है, इंडिया में अभी तक लगता नहीं पर इंडिया में कॉमन है, ऐसे घुमा फिरा करके फिर हींग आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो पैराग्राफ आप ध्यान से देखना इसको। तो ईरान और अफ़गानिस्तान का ये एंडेमिक है, और ये दोनों कंट्रीज़ ही ग्लोबल सप्लाई में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हींग की सप्लाई की बात करें तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से देखिए तो हम ईयरली 1200 टन हींग इंपोर्ट करते हैं, 600 करोड़ रुपए भेज करके, ठीक है। तो ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान मेन है। तो आप देख सकते हो टेरेन कैसा है, टेरेन हिली है। ये रीजन बिल्कुल एशिया का बिल्कुल हिंटर एरिया है, हिंटरलैंड है, बिल्कुल इंटीरियर। तो कहने का मतलब रेनफॉल भी यहाँ पे कम मिलेगी। और अफगानिस्तान तो थोड़ा सा आप देखोगे नॉर्दर्न पॉल की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर भी आपको कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस भी आप दिमाग में सेट करके रखना, आगे आएंगी ये चीज़ें। तो इसके अलावा आप देखोगे इंडिया के अलावा सम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी हींग को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आपको पता है एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा स्टोमक डिसऑर्डर हो, ठीक है, इसके अलावा अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो भी हींग अच्छे से हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल पेन होता है फीमेल में उनके लिए, या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, प्रीमेच्योर लेबर हो, उनको प्रिवेंट करना, इन सारी चीज़ों में आप देखोगे तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हींग की। तो ये प्लांट जो है वो नेटिव तो है कहाँ का, सेंट्रल एशिया का, या फिर ईरान बोल सकते हैं, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान वाले रीजन का, बट इस प्लांट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बात आती है ये प्लांट अपना न्यूट्रिएंट स्टोर कहाँ करता है। देखो इसकी जो फ्लैशी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं ना, वहाँ पर इसका बीज होता है। वहाँ बीज से आप देखोगे तो एक ओलियोगम रेजिन, ठीक है, ये रिलीज होता रहता है, और उससे ही वो ही अल्टीमेटली हींग एज ए हींग प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, जिसकी खुशबू आती है। हींग की कचौरी, हींग की दाल, ऐसा आपने खाई होगी। कोटा कचौरी बहुत फेमस है हींग की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये एक तरीके का एक्सट्रैक्शन है जो कि रूट से निकलता है या फिर राइजोम से निकलता है, जो रूट्स में होती हैं वो उनसे। अब बात आती है कि इंडिया में कल्टीवेशन कब शुरू होगा। देखो हुआ क्या था, 1963 से 1989 के बीच में इंडिया ने बहुत कोशिश की है और इस प्लांट के सीड्स लाए गए, ठीक है। एसेफोइटिडा का सीड लाया गया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने की जो मेन मतलब एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग पे काम करने वाली ब्रांच है जिसका नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, उन्होंने बहुत से रिजल्ट पब्लिश किए हैं। और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे देखिए 2017 में जो हिमालयन, ये जहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट है ना, CSIR की जो बॉडी है, यहाँ पर देखो आप, CSIR की बॉडी है ये, इन्होंने ये फिर प्लांटिंग करनी अब शुरू की है। तो 2017 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रोजेक्ट का आइडिया रखा और फिर लेबोरेटरी बेसिस, मतलब कुछ रेगुलेटेड मैनर में कि हाँ हम इसको ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखो लेबोरेटरी में उगाया जाता है और फिर वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं कि वाकई में जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। फिर उसके बाद में अलग अलग वेराइटीज़ मंगाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक वेराइटी, हींग की भी अलग अलग वेराइटी है। तो 6 वेराइटीज़ को हमारे यहाँ पे मंगाया गया और उनके ऊपर काम किया गया, ठीक है। और फिर देखा गया कि सीड वाकई में जर्मिनेट होता है या नहीं होता। तो लेबोरेटरी बेसिस पे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिजल्ट इनको फेवरेबल मिले हैं साइंटिस्ट को, तभी ये कहीं ना कहीं आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि आपने लेबोरेटरी में तो परफॉर्म अच्छे से कर लिया, अब हिमाचल प्रदेश ही क्यों चूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट जो है ये ग्रो करता है, सबसे बेस्ट इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या है, ड्राई कंडीशन हो, कोल्ड कंडीशन हो, सैंडी सॉइल हो और बहुत ही कम मॉइस्चर हो और एनुअल रेनफॉल भी है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। तो ये कंडीशन हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देखोगे तो उत्तराखंड वाले रीजन में भी है, लद्दाख वाले रीजन में भी है, बट फर्स्ट ट्रायल किया जा रहा है हिमाचल में और फिर उसके बाद में लद्दाख और उत्तराखंड वाले रीजन में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये आप ऐसे कैसे लिख लो, जैसे अब यार यूपीएससी में आपको पता है कॉटन वाला जो आया था, वैसे है ये क्वेश्चन, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। अब बताओ कि कौन सी प्लांट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हींग आ जाएगा, एसेफोइटिडा, ठीक है। फिर एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कंडीशन है, क्या रहेगा। वही चीज़ है, अभी इतना जल्दी बोल नहीं सकते, अभी तो देखते हैं। अभी प्लांट किया है पिछले हफ्ते, रिजल्ट आएगा वो देखेंगे।
फिर बात आती है टेम्परेचर कितना बेयर कर सकता है, तो मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम चाहे -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा तो भी सर्वाइव कर जाता है ये प्लांट। रही सही में अगर उससे भी ज़्यादा वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है तो प्लांट डोरमेंट हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। फिर बात आती है कि ये प्रोजेक्ट कितना प्रॉमिसिंग है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है, मेन जो चीज़ थी वो मैंने सारी बता दी आपको। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्लेन अपना यहीं पे डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू।